जय हिंद एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं एनसीसी के फर्स्ट चैप्टर की, जो जेडीजेडब्ल्यू और एसडीएफडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है एम्स ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सारे कैडेट्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप इसको इस तरह से समझिएगा कि एक स्टोरी आप सुन रहे हैं और उस स्टोरी की तरह से पूरा चैप्टर आपको रिवाइज भी हो जाएगा और सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो बात करते हैं कि एनसीसी बना कैसे। तो जैसे कि हमारा डॉक कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूनिवर्सिटी कोर करके इसको स्टैब्लिश किया गया। इसका पर्पस क्या था कि हम एक लार्ज पूल ऑफ ट्रेंड स्टूडेंट्स को तैयार करें, बॉयज़ एंड गर्ल्स को तैयार करें, जिनको हम डिफेंस के बारे में या आर्मी के बारे में, नेवी, एयरफोर्स के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में पूरी नॉलेज दें। इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या करेगी, उसकी ग्रूमिंग करेगी, बॉयज़ एंड गर्ल्स की दोनों की ग्रूमिंग करेगी। और वो हेल्प किस चीज़ में करेगा, क्योंकि हमारे जब ट्रेंड हो जाएंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स एक छोटे लेवल पे ही, जैसे जेडीजेडब्ल्यू है 8th 9th के लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो इस तरह से वो जब ट्रेंड एसोसिएट हो जाएंगे फिर उसके साथ वो हमें हेल्प करेंगे किसमें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में, और उसके साथ साथ वो नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करेंगे। तो इसी इम्पॉर्टेंस के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब इसका जो एम और ऑब्जेक्टिव था वो 3 फोल्ड्स में है, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट फोल्ड है वो कहता है कि हम एक कैडेट में कुछ क्वालिटीज़ को इनकलकेट करेंगे। क्या क्या वो क्वालिटीज़ हैं? तो सबसे पहले कैरेक्टर। तो कैरेक्टर की उसकी ग्रूमिंग उस सेशंस के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ, ट्रेनिंग के साथ कैरेक्टर उसका डेवलप होता है कैडेट का। दूसरा साथ है कॉमरेडशिप, कि वो एक लगन के साथ, एक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, वो जज्बे के साथ, वो काम करने के साथ, वो फाइट करने की लगन के साथ वो तैयार है कि नहीं है। फिर डिसिप्लिन उसमें आता है, उसमें अंदर कैरेक्टरिस्टिक में उसको डिसिप्लिन भी एक कैडेट के अंदर इस प्रोसेस में सीखता है। फिर डिसाइड हुआ कि सेकुलर आउटलुक होना चाहिए, किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी से भी नहीं, किसी स्टेट, किसी से भी नहीं, बल्कि एक यूनिटी के साथ उसे उस प्लेटफॉर्म पे उतरना है। फिर बात आती है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, क्योंकि हम लाइफ में ये सब चीज़ें जब करेंगे तभी हमारे अंदर वो नेशन बिल्डिंग की और जो बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की, वो ट्रेड्स हमें नजर आएंगे। फिर आता है सेल्फलेस सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल के अंदर इन 6 पॉइंट्स को नोटिस किया गया कि हम एक कैडेट को इस तरह से तैयार करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट फोल्ड ऑफ एम हो गया। जो सेकेंड था वो है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, हम एक तरीके से एक रिसोर्स तैयार कर रहे हैं उन स्टूडेंट को, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करके, उनको ट्रेन करके, और वो एक मोटिवेटेड यूथ की तरह आगे आएंगे। अब ये मोटिवेटेड यूथ चाहे किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, इट्स नॉट ओनली द आर्म फोर्सेस, मगर आपके अंदर ये सारे ट्रेड्स जो आपने डेवलप किए हैं एज ए कैडेट वो नज़र आते हैं, और फिर वो नेशनल बिल्डिंग में या फिर सेल्फलेस सर्विस में हमें हेल्प करते हैं। तो थर्ड जो इसका एम था वो बहुत क्लियर था कि जो यंग जनरेशन या जो यंग इंडियंस चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, तो उनके लिए वो सीधा प्लेटफॉर्म या उसका चैनल वो आराम से इसके थ्रू सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। हमने एम तो समझ लिया, अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ये जो हमारे ट्रेंड जो कैडेट्स हैं, जो यूथ है, वो किधर काम आएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, वो कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एक्टिविटीज़ कर करके बिल्डअप होता है, वो कमिटेड हो जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, इतने पर्टिकुलर टाइम में करना है। फिर वो चाहे उनके करियर हो, चाहे वो उनकी लर्निंग है, चाहे वो किसी कॉलेज में हैं, वो किसी भी लेवल पे हैं, उनके अंदर वो ट्रेड्स उनकी पर्सनालिटी में दिखने लगता है। फिर कॉम्पिटेंट लीडर बनते हैं, उनके अंदर वो सारी कॉम्पिटेंसी आ जाती है जो उनको एक लीडरशिप में हेल्प करती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो था एनसीसी का वो ये था कि ये जो अवेयरनेस है ये क्यों करी जाती है, ताकि एक जो कैडेट है वो आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे अपने किसी भी करियर में आगे जा सकता है। फिर ये अपॉर्चुनिटी जो एनकरेज करती है कैडेट्स को कि उसमें एक नॉलेज डेवलप होती है, जो भी हम सीखते हैं यहाँ से वो नॉलेज आती है। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे वो कैडेट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको ये स्किल डेवलप होती है और कैरेक्टर तो उनका बिल्ड होता ही है। नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ पॉइंट आता है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ पे और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत टेंडर एज में उन्हें पता चल जाता है कि ओके ये एक्टिविटीज़ हमारे लिए या हमारे देश के लिए या हम सब एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी वहाँ पे वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है। आप चाहे
कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे रनिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको अगर रिस्क लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या आप हाई जंप कर रहे हैं, या आप वॉल क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ जो आपको कराई जाती है उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती है। आप अपने आप को लीड करते हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव था कि नॉट ओनली इन इंडिया, जब आप बाहर भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे गुड विल एम्बेसडर की तरह आप अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जब ये कैडेट ट्रेन हो जाएंगे फिर हम इनको बाहर के देशों में भी हम इनको भेजेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ये। उसके साथ साथ जो आर्म फोर्सेस में जो भी स्किल्स चाहिए होती हैं, लीडरशिप स्किल्स चाहिए या मिलिट्री वैल्यूज़ चाहिए, उसका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट एनसीसी से कैडेट्स को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, कहाँ से, उसकी हायरार्की क्या है, वो सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप मोस्ट की, कि ये जो हमारा एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, इसका रन कौन करता है, एडमिनिस्टर कौन करता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन इंचार्ज है, डेफिनेटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर इन सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, उनके अंडर, उनके सर्विलेंस में ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि अब हायर से लेकर थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा हेडक्वार्टर। तो एनसीसी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली में। और दिल्ली में उनको जो ऑफिसर रन करते हैं, देख रेख करते हैं, पूरा उनके हाथों में जो कमांड होती है, उनका जो रैंक होता है वो है लेफ्टिनेंट जनरल के नाम से, ताकि सारा का सारा ये स्मूथनिंग ऑफ काम जो भी हो रहा है वो इनके अंडर में होता है। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया हमारा हेडक्वार्टर की बात। नेक्स्ट उसमें आते हैं 17 डायरेक्टोरेट्स। अब ये 17 डायरेक्टोरेट्स क्या करते हैं, ये अलग अलग स्टेट्स कैपिटल के हिसाब से वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमने कितने लिए हुए हैं, 17 डायरेक्टोरेट्स लिए हुए हैं। और इनको जो रैंक ऑफिसर्स जो रन करते हैं वो हैं आपके मेजर जनरल होते हैं या ब्रिगेडियर्स होते हैं। उसके साथ साथ वो तीनों सर्विसेज के होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, क्योंकि जो कैडेट होता है वो तीनों विंग में होता है। तो हमारे जो ऑफिसर्स भी होते हैं वो अलग अलग तीनों विंग के ब्रिगेडियर या फिर हमारे जो मेजर जनरल होते हैं वो इन्हीं तीनों विंग्स के होते हैं। नेक्स्ट आती है कि हमारी साइज़ ऑफ द स्टेट, कि अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो उसके हिसाब से हमारे जो ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं वो अलग अलग बनाए जाते हैं। सो डायरेक्टरेट में ग्रोथ के हिसाब से डायरेक्टरेट में 14 ग्रुप हेडक्वार्टर्स बनाए जाते हैं। उनको कमांड करने के लिए भी एक ग्रुप किया जाता है। उसमें जो ग्रुप हेडक्वार्टर्स होते हैं उसको जो हेड करते हैं, उनके जो रैंक होती है उन ऑफिसर्स की, वो ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक होती है। और उनको जो नाम से, जिस नाम से उनका बुलाया जाता है, उसमें कमांड होता है उनका, वो होते हैं ग्रुप कमांडर। तो ग्रुप को रन करने वाले हमारे ग्रुप कमांडर्स होते हैं और उनकी रैंक ये होती है। उसके बाद आते हैं कि उस ग्रुप में क्या होता है। उस ग्रुप में 7 मैक्सिमम 7, 5 to 7 यूनिट्स होती हैं, ये बटालियन होती हैं। अब 7 अलग अलग या 5 अलग अलग यूनिट्स अलग अलग विंग्स की होगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। उनके ऊपर जो ऑफिसर उसको देखते हैं, उनका रैंक होता है कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या उसके इक्वलेंट। अब ये सारे जो छोटे छोटे हमारे यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स के अंदर भी सब रोल अदा करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं हमारे स्कूल और कॉलेजेस के टीचर्स। और उन स्कूल और कॉलेजेस के टीचर्स को एक नाम दिया गया है, उनकी रैंक दी गई है, वो है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। अब ये जो एएनओ हैं या उनका रैंक जो कॉलेज के हैं, उनको हम लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन या मेजर एज पर द ग्रोथ उनकी जो होती रहती है, अचीवमेंट होती रहती है, उनकी रैंकिंग भी बढ़ती रहती है। सो ये हमारे आगे एएनओज का काम। अब आते हैं नेक्स्ट कि अभी हमारे पास 99 हमारे ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं हमारे पूरे इंडिया में। उसमें अगर आप देखेंगे 700 एयर विंग के हैं, इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड गर्ल्स यूनिट। उसके साथ साथ 73 नेवल विंग हैं और 64 हमारे एयर स्क्वाड्रन हैं। अब नीचे आते हैं हम और कि इन जो ऑफिसर्स की जो हमने बात करी, एएनओज की बात करी, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो जो मेन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है ओटीए कामटी में, और जो विमेन होती हैं उनकी ट्रेनिंग होती है ओटीए ग्वालियर में। और ये जो स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग 3 मंथ्स की या 1.5 मंथ की होती है एज पर द लेवल। और उसके साथ साथ फिर उनको एक डेजिग्नेशन मिल जाती है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ये एएनओज जो होते हैं ये एसोसिएट होते हैं स्कूल के साथ भी और यूनिट के साथ भी। सो ये पूरा जो हमारा चैनल है वो स्मूथनिंग हो जाए, काम अच्छी तरह से चले, इसलिए एएनओ की रैंकिंग की जाती है। अब आती है बात कि एनसीसी में और स्टाफ क्या होता है।
जो क्योंकि हमारे अब एनसीसी तीनों अलग अलग सर्विसेज से रिलेटेड है। सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हमारे रेगुलर ऑफिसर्स हमने बात कर लिया। इसके बाद वहाँ पे एक WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर भी होती हैं। उसके साथ साथ ANOs की हमने बात कर ली। उसके बाद आती हैं हमारे गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर्स की, GCI, ये भी ट्रेंड होते हैं OTA से, और ये ट्रेन के बाद वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे ANOs की ट्रेनिंग होती है ऐसी GCIs की भी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आते हैं हमारे PI स्टाफ, जिनको हम कहते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्टरल। अब परमानेंट इंस्ट्रक्टरल का काम क्या होता है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कैडेट्स को, ANOs को, वो सारी की सारी हमें PI स्टाफ से उनके हेल्प के थ्रू हम आगे करते हैं। उसके बाद आता है सिविलियन गाइडिंग इंस्ट्रक्टर। ये सिविलियन गाइडिंग इंस्ट्रक्टर आता है आपका एयरफोर्स विंग में, और शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर SMI ये आते हैं आपके नेवल में। उसके साथ साथ सिविलियन स्टाफ होता है, जो सारे ऑफिस का काम होते हैं हमारे NCC डिपार्टमेंट में, वो सिविल स्टाफ देखता है। अब बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग है वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि जब भी हमारी NCC की क्लासेस होती हैं, हम उन्हें क्लासेस नहीं कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं परेड। तो ये इंस्टीट्यूशन के अंदर है, स्कूल और कॉलेजेस में है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। और इनको लेने के लिए PI स्टाफ, GCI और ANOs ये तीनों मिलके कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। फिर आता है कैंप ट्रेनिंग। कैंप ट्रेनिंग्स में आप अलग अलग टाइम पे आप ATC के लिए जाते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स के लिए जाते हैं। वो 10 to 12 डेज़ का होता है अलग अलग सर्विसेज के लिए। सो वहाँ पे ये ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आता है अटैचमेंट ट्रेनिंग। कुछ ट्रेनिंग जो कॉलेज लेवल पे होती है कैडेट्स की, वो अटैचमेंट ट्रेनिंग आती है। वो IMA के साथ भी अटैच हो सकते हैं, या फिर एज पर OTA के साथ, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमीज़ के साथ हम उनको अटैचमेंट ट्रेनिंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ आती है। तो कैडेट्स को बताया जाता है, ANOs उनको बताते हैं, और फिर जो सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं वो इस अटैचमेंट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि नेवल विंग की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। अगर आप नेवी विंग के कैडेट हो, JDJW हो, SDSW हो, तो वहाँ पे नेवल विंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो है सीमैनशिप होती है। आपको नेविगेशन सिखाया जाता है, आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, और आपका जो सब्जेक्ट होता है सर्विस सब्जेक्ट, वो पूरा आपको कराया जाता है अपने इस टेन्योर में। उसके साथ साथ स्विमिंग आपको कराने का मौका मिलता है, स्कूबा डाइविंग आप सीखते हैं, विंड सर्फिंग सीखते हैं, और अदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो एक नेवल से रिलेटेड होती हैं वो आपको सिखाई जाती है। नेक्स्ट है एयर विंग की एक्टिविटीज़। एयर विंग की एक्टिविटीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है, एयरमैनशिप आप सीखते हैं, फिर एरो मॉडलिंग आप सीखते हैं। जैसे वहाँ पे नेवी में आपने शिप मॉडलिंग आपने सीखा, यहाँ पे हम एरो मॉडलिंग सीखते हैं, नेविगेशन, एयर फ्रेम्स, एरो इंजीनियरिंग और माइक्रोलाइट फायरिंग वो आप सीख पाते हो। नेक्स्ट आता है रीमाउंट एंड वेटनरी एक्टिविटीज़। तो हमने नेवी की बात कर ली, हमने एयर विंग की बात कर ली, तो कौन सी बात रह गई है, वो है आर्मी। तो आर्मी में रीमाउंट और वेटनरी एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हैं, वो रिलेटेड होती है हॉर्समैनशिप से और राइडिंग से। सो ये आपको एक्टिविटीज़ तीनों विंग की आपको ईजिली मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे हम इसको देखेंगे, कहानी की तरह से समझेंगे, ताकि ये आपके माइंड पे हमेशा के लिए छप जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल हेडक्वार्टर्स, जो DG NCC, डायरेक्टर जनरल NCC के नाम से जाना जाता है, उनका जो रैंक जो ऑफिसर लेते हैं, उनकी रैंक हमने आपको बता दी थी, लेफ्टिनेंट जनरल और डायरेक्टर जनरल NCC होते हैं। तो पहले आपका हेडक्वार्टर हो गया, उसके बाद उसमें डायरेक्टर जनरल NCC आ गया। उसके बाद अब ये यहाँ पे आप देखेंगे कि दो आपको एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे ADG, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एडिशनल डायरेक्टर्स या फिर मेजर जनरल या इक्वलेंट, और 5 ब्रिगेडियर या डायरेक्टर, ब्रिगेडियर या इक्वलेंट, ये हमारे इसके अंडर इनके पैनल में आते हैं। सो हमारा DG NCC के बाद 2 एडिशनल डायरेक्टर और 5 ब्रिगेडियर्स एंड डायरेक्टर्स इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्दर कैसे डिवाइड होती है। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारे 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स हैं, उस 17 का सेग्रीगेशन कैसा है कि आर्मी की कितनी है, 12 है, नेवी की कितनी आपकी 2 है, और एयरफोर्स की कितनी आपकी 3 है। OTA ग्वालियर और OTA केम्प्टी में हमने आपको बताया कि ट्रेनिंग होती है मेन एंड वीमेन टीचर्स की, कॉलेज और स्कूल्स की। अब बात करते हैं कि ये जो 17 डायरेक्टरेट है, जो हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बात करी, वो नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स में 99 जो हमने बात की थी, वो कैसे सेग्रीगेटेड होता है। तो देखिए, आर्मी में हो गया आपकी 89, नेवी में हो गया आपकी 4 और एयरफोर्स में हो गया आपकी 6। तो दिस मेक्स व्हाट, 99। अब
इधर ये ग्रुप हेडक्वार्टर्स को फर्दर हमने किसमें बात करी थी, यूनिट्स में। तो हमारे ऑल ओवर यूनिट्स कितने हैं, वो अभी तक हैं 837 यूनिट्स। अब 837 को अगर आप देखेंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्मी विंग में जो ये 837 है उसका मैक्सिमम पोर्शन ये 700 यूनिट्स है हमारे आर्मी में। आर्मी में बात करते हैं तो अलग अलग इसमें बटालियन होती हैं, इन्फेंट्री, गर्ल्स, आर्मर्ड, आर्टिलरी, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, मेडिकल, रीमाउंट एंड वेटनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर को और कॉम्पो बॉयज़। तो ये सारी की सारी हमारे डिफरेंट यूनिट्स हो गए। अब बात करते हैं नेवी की, तो हमारे 700 वहाँ चले गए, तो रेस्ट 73 और 64। तो जब हम 73 की बात करते हैं तो टेक्निकली कितना आ गया है यहाँ पे, टेक्निकल जो है वो कितने हैं 1, फिर मेडिकल कितना है हमारा 1, डॉकयार्ड कितने हैं 1 एंड नॉन टेक्निकल कितना है हमारा 70। एयरफोर्स की बात करें तो 64 है, तो 64 अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है फ्लाइंग के कितने हैं यूनिट्स 53 और टेक्निकल कितने हैं हमारे 11। तो इस तरह से ये पूरी सेग्रीगेशन आपको हेल्प करती है इस एनसीसी के बारे में जानने की। तो कंक्लूजन में हम ये देख पाते हैं कि जो हमारे कैडेट्स तैयार होते हैं उनको हम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं और वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडर होते हैं, यूथ एम्बेसडर। और इस तरह से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एम, ऑब्जेक्टिव, उसमें एक्टिविटीज़, उसका स्ट्रक्चर ये हमने आपसे शेयर किया। नेक्स्ट वीडियोस में उसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद।